तुम्ही से कर बैठे। बात चाहे कांग्रेस की कर ले या फिर हरक सिंह रावत की। जो कांग्रेस अब तक कहती रही कि पार्टी में पापियों के लिए कोई जगह नहीं है, आज उसी कांग्रेस ने खुशी खुशी हरक सिंह रावत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आखिरकार लौट के हरक कांग्रेस में आ ही गए। हरक सिंह रावत का दिल्ली में डेरा जमाना व्यर्थ नहीं गया। बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया तो हरक को पुराना घर याद आया और चल दिए दरवाजा खटखटाना। लेकिन दरवाजा खटखटाते हुए 5 से 6 दिन लग गए, क्योंकि परिवार में हरक को लेकर एक मत नहीं रहा और अभी भी शायद ये नहीं बन पाया है एक मत। हरक की एंट्री को लेकर कांग्रेस विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने सभी के विरोध को दरकिनार किया, क्योंकि कांग्रेस को हरक में एक जिताऊ सिपाही नजर आ रहा है। विडंबना तो देखिए कि जो कांग्रेस कल तक जिसे लोकतंत्र का हत्यारा और भ्रष्टाचार में लिप्त बता रही थी, आज कांग्रेस उसे अपनी पार्टी की शोभा बढ़ाने के लिए लेकर आई है। अब ऐसे में सवाल है कि हरक क्या डालेंगे और कितना डालेंगे कांग्रेस में फर्क। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। इस भाई ने आज बड़ी खुशी के साथ मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे खुशी है कि हरीश भाई के नेतृत्व में, क्योंकि चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश के अध्यक्ष गोदियाल जी मेरे छोटे भाई हैं, प्रीतम सिंह भाई मेरे मित्र हैं, हम सब मिलकर और अपने माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, माननीय सोनिया जी के आशीर्वाद से आज उत्तराखंड के शहीदों को सपने को पूरा करने के लिए उत्तराखंड में जी जान से काम करेंगे। और मुझे भरोसा है, आज आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूँ कि 10 मार्च को जब पेटियां खुलेंगी, रिजल्ट खुला होगा, इसका क्या सर्वे मैं इस हेर फेर में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, भाजपा की विदाई होगी, ये सुनिश्चित। तो हरक सिंह रावत ने भले ही यहाँ पर पार्टी बदल ली हो, लेकिन जुबान यहाँ पर उनकी एक बार लड़खड़ाई है। कांग्रेस की जगह वो भाजपा बोलते हुए नजर आए। हालांकि थोड़ी सी आदत उन्हें डालनी होगी, लेकिन ये आदत कब कब वो डालेंगे, हर क्या 5 साल में? क्योंकि 2016 में भी उन्होंने इस तरीके से किया, कांग्रेस से बीजेपी में, और अब चुनाव से पहले फिर से बीजेपी से कांग्रेस में वो आ गए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि हरक की घर वापसी हुई है, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर हरक के आने का। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं। हमारे साथ सुशील त्यागी जी बीजेपी से हैं, सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस से हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी हैं, यूकेडी से मीनाक्षी गेडियाल जी चर्चा में जुड़ी हैं, और आम आदमी पार्टी से अमरेंद्र विज जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी चर्चा में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत सूरज सिंह नेगी जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। एक दिन पहले भी हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तब आप कह रहे थे कि स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि दरवाजे नहीं खुल रहे थे आप लोगों के, लेकिन ऐसा कितना जोर लगा दिया हरक सिंह रावत ने कि सोनिया गांधी तक भी उनकी फाइल पहुंचती है। और उसके बाद कल तक भी ये कहा जा रहा था कि नहीं, 2016 में जो कुछ किया हरक सिंह रावत ने, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उन्हें पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आज हमने देखा किस तरीके से फिर से उन्होंने आपकी पार्टी के अंदर यानी कांग्रेस के अंदर जगह बना ली। कैसे पॉसिबल हुआ ये? देखिए रीना जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में जो अपराध किया उत्तराखंड की जनता के साथ, संवैधानिक मूल्यों के साथ, और उस समय उन्होंने बहुत सिर आंखों पर बिठाया था हरक सिंह जी को और तमाम साथियों को। सरकार गिराने में वो नाकाम रहे। उसके बाद 2017 की प्रचंड बहुमत में उनकी सरकार आई और उसके बाद उन्होंने हरक सिंह जी का पूरा उपयोग किया और 5 साल तक सरकार में रहने के बाद आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी अपराध कर दिया था? आप लोग ही आरोप लगा रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप। नहीं तो भूल गए क्या? आप ये देखिए ना, अगर भारतीय जनता पार्टी उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनको बाहर का रास्ता दिखाती तो उत्तराखंड की जनता को, बीजेपी का मसला चाहे कुछ भी रहा हो, बीजेपी ने किसी भी कारण से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अपराध आगे उन्होंने क्या कर दिया था, तो अपराध की गिनती तो आप लोग ही करवा रहे थे कल तक। नहीं, हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने
क्यों नहीं उनको भ्रष्टाचार के मामले में बाहर किया? भारतीय जनता पार्टी में वो ये कह रहे थे कि मैं टिकट मांग रहा था, तो भाई टिकट मांगने का अधिकार तो सब लोगों को है, और अगर टिकट मांगना ही अपराध है तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। तो इसलिए नहीं, बीजेपी ने तो बाहर कर दिया। बीजेपी कह रही कि हमारे लिए बीजेपी ने जो है, हमारा कहना यही तो है कि बीजेपी ने कह रही कि हमारी सिरदर्दी, हमारी परेशानी ले जाए, जब और ले गई जब कांग्रेस। 16 साल में हम फ्री हो गए बिल्कुल। 2016 में जब वो आए थे तब उनको नहीं दिखा था। अब पूरा उनका जितना उपयोग करना था उनका उपयोग किया, बाद में जो है उनको चलता कर दिया, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। नहीं तो अब आप लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? क्या किस लिए लेकर आए? निश्चित तौर पर हमारा जो हाईकमान है उसने बहुत बड़े चिंतन मनन के बाद गुण दोष के आधार पर उनको पार्टी में लिया है, और उन्होंने भी कहा है कि वो जिस प्रकार से राम के सेतु निर्माण में गिलहरी का योगदान था, उसी प्रकार से वो पूरा योगदान करेंगे, और तो उत्तराखंड में जो है भाजपा की सफाई के लिए काम करेंगे। क्या उस पापी को माफी मिल गई जो कहा था? पापी मैं कोट कर रही हूँ क्योंकि ये कहा गया था। नहीं, किसने कहा? समय समय पर हरीश रावत ये कहते रहे पाप करने का काम किया, पापी हैं ये लोग, इन्हें वापस नहीं हम आने देंगे। यशपाल आर्य आते हैं तो कहते हैं कि यशपाल आर्य उन लोगों में शामिल नहीं थे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। लोकतंत्र की हत्या करने में शामिल कौन था? हरक सिंह रावत का सबसे पहला नाम आता था, और हरीश रावत ने हर मंच से कहा, और मीडिया यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते रहे। और अब क्या पापी जो है वो पाप मुक्त हो गया है? देखिए, 2016 का जो घटनाक्रम है वो बहुत ही दुखद है। उत्तराखंड के संवैधानिक इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा हुआ है, और कोई व्यक्ति अगर अपने कृत्य के लिए उस पर प्रायश्चित करता है तो निश्चित तौर पर अब ऐसा तो है नहीं कि उनको एकदम फांसी चढ़ा दो। ठीक है, उन्होंने अपने भूल को स्वीकार किया है, उन्होंने जो गलती की थी उसको स्वीकार किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी फिर उस पर विचार करते हुए उनको पार्टी में शामिल कर दिया। ठीक है, सुशील त्यागी जी, रिलैक्स महसूस कर रही है बीजेपी हरक सिंह रावत को कांग्रेस में भेजकर? सुन पा रहे हैं क्या सुशील जी आप? मुझे ऑडियो पहुंच रही है मेरी? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। अमेंद्र बेज जी, ये है राजनीति उत्तराखंड की जहां पर आप लोग एंट्री मार रहे हैं, एंट्री कर चुके हैं, चुनावी मैदान में आप लोग भी है। ये है राजनीति उत्तराखंड की, जहां एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को मौका मिलता है तो यहाँ पर नेता भी इसी तरीके से पलटी मारते हैं। हाँ, देखिए रीना, निश्चित तौर पर आपकी इसी चैनल पर आपकी डिबेट में मैंने ये कहा था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों की लिस्ट आ जाएगी 22 के चुनाव को लेकर के, और मैंने दावा किया था कि तकरीबन 15 ऐसे लोग मिलेंगे जो पिछले चुनाव में कांग्रेस की ओर से लड़े थे, और दोनों दलों में बीजेपी में भी ऐसे ही होगा और कांग्रेस में भी यही होगा कि इधर के लोग उधर रहेंगे और उधर के इधर रहेंगे। और अभी मैं बड़े भाई सूरत सिंह नेगी जी की बात को सुन रहा था, और उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि गुण दोषों के आधार पर हरक सिंह जी को लिया है। तो एक ऐसा आदमी कैसे गुणी हो सकता है जो अभी 15 दिन पहले तक एक टीवी चैनल पर ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी से इस देश के अंदर यदि कोई प्रभावित होता है तो वो मूर्ख है। उस आदमी को कैसे लिया जा सकता है जो कांग्रेस को, जो मोदी जी को इस देश का भविष्य बता रहे थे, इस देश का गौरव बता रहे थे, और आज वही हरक सिंह जो है उनके चहेते हो गए। उसी हरक सिंह के आज उसी हरक सिंह उनकी पार्टी के नेता हो गए, जिनको लेकर के वो भ्रष्टाचार के जिन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, और उनको भाजपा में उनको बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जैसा हम कहते हैं कि 2016 के बाद इनका भाईचारा बढ़ा है। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारे कहते हैं कि मामा बुआ और के संतानें हैं, और इन्होंने उत्तराखंड में दल बदल के बाद जिस तरीके की परंपरा स्थापित कर दी है, इसके लिए
अच्छा होता कि बीजेपी के प्रवक्ता जी की भी बात आ जाती तो अच्छे से इनका जवाब देते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड में राजनीतिक परंपराओं को दूषित कर दिया है, बल्कि उत्तराखंड में जो परंपरा इन्हीं हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में, विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में जो शुरू हुई थी, आज अभी जो भाजपा पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा ने कुचक्र रचा, लेकिन सूरत सिंह भाई को ये जवाब देना पड़ेगा कि कुचक्र उन्होंने नहीं रचा, बल्कि आपके अपने ही यही हरक सिंह वहां जाने को तैयार, इन्होंने ही यहाँ पर कुचक्र रचा। और जिन्होंने आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री का स्टिंग भी करवाया, भ्रष्टाचार करते हुए, भ्रष्टाचार की बात करते हुए उनको पकड़वाया भी, और आपके मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री आपके पार्टी के सबसे बड़े वही नेता हरीश रावत जी, जो इनको उजाड़ू बल्द और पापी की संज्ञा दे चुके हैं। तो ऐसा क्या पुण्य कर दिया हरक सिंह रावत जी ने कि आज उनको जो है उनके सारे पाप गंगा में धुल गए? आज ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन में कांग्रेस ने उनको डाल दिया कि आज उनके सारे पाप धुल गए और वो बिल्कुल साफ होकर कांग्रेस में आ गए? तो थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से ये निष्ठाओं की, भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टियों की निष्ठा की बात करना बंद कर दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा की जो महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष थी, उसका टिकट काट करके कांग्रेस उसका टिकट काट दिया और वहां कांग्रेस में आजीवन जो राजनीति करते रही रेणु बिष्ट, उनको टिकट दे दिया। वहीं कांग्रेस की जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी, उनको भाजपा के किसी कार्यकर्ता का टिकट काट करके उनको वहां पर टिकट दे दिया गया। और ऐसा ही नहीं, अभी थोड़ी देर में हो सकता है कांग्रेस की लिस्ट आएगी और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आपको बताऊंगा जिनमें मतलब आप यकीन भी नहीं करेंगे कि उन लोगों के नाम ये अपने कार्यकर्ता को जो है घर बैठाकर कूड़ेदान में डालकर ऐसे लोगों को मौका दे देंगे। तो ये इन दोनों दलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा कुछ नहीं है और इनकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि अगर अब भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इनकी पार्टियों में रहते तो बेचारे बहुत भोले और अपने साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आगे आने वाले सालों में हम ये देखें कि आपके दल के नेता कहीं और कहीं और दल के नेता आपकी पार्टी के अंदर। बहरहाल उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर अब मैं रुक करना चाहूंगी। सुशील त्यागी जी, सुन पा रहे हो आप मुझे? ठीक है, आवाज पहुंच रही है। सुशील त्यागी जी, रिलैक्स महसूस कर रही है क्या बीजेपी? हरक सिंह रावत चले गए कांग्रेस में? नहीं, देखिए, बीजेपी हमेशा रिलैक्स में ही रहती है और जन सेवा के लिए जो भी जिम्मेदारी है उनके लिए तत्पर रहती है। हरक सिंह के जाने से, कांग्रेस के ज्वाइन करने से या उनको 5 दिन की जो वेटिंग थी, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन इतना खुलकर तो नहीं बोल पा रहे थे ना आप। जब तक हरक सिंह रावत आपकी पार्टी के अंदर थे तब तक तो कोई भी प्रवक्ता या फिर नेता इतना खुलकर नहीं बोल रहा था कि हाँ, परेशानी गई, हमारी पार्टी से परेशानी गई, अब भुगते कांग्रेस। हमने तब भी परेशानी नहीं कहा। नहीं, आज जैसी ज्वाइनिंग हुई तभी से आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं की इसी तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। रीना जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन पर और उसके नियम पर चलने वाली पार्टी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हर नेता, हर कार्यकर्ता की बात को सुना जाएगा, लेकिन सीमाएं और मर्यादाएं लांघने का अधिकार बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेता तक किसी को नहीं है। सीमाएं सबके लिए जरूरी है। अब यहां कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं एंट्री की हरक सिंह रावत की बात नहीं कर रहा। ये जीत प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव की हुई है या हरीश रावत की हुई है? आखिर 5 दिन के बाद आप ही के नेता कहते थे कि उत्तराखंड के लोकतंत्र के हत्यारे हैं हरक सिंह रावत। आज वो माला डाल रहे हैं और आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हो। आपने कहा कि उनको टिकट नहीं दिया, टिकट मांगने का अधिकार है। आप दे देना 3 टिकट हरक सिंह रावत को, बात कर लेना। अरे, हमने एक नीति तय की कि हम एक परिवार एक उम्मीदवार। नहीं, अगर टिकट मिल जाता है सुशील जी तो कंपटीशन आप लोगों के लिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताइए। क्योंकि हरक सिंह रावत पूरे कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुझे कहीं से भी चुनावी मैदान में उतार दीजिए, मैं जीत कर दिखाऊंगा।
तो उतार दे, कांग्रेस उतार दे उनके पूरे परिवार को। हमने अपनी लिस्ट घोषित कर दिया, 11 कैंडिडेट हम कल घोषित कर रहे हैं, उतार दे, क्या फर्क पड़ता है। अरे लोगों के बीच हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी जन आकांक्षाओं पर खरी उतरी है, हम तो बहुत ताकत और हिम्मत के साथ जनता के पास जा रहे हैं भाई। ठीक है, लेकिन क्या कहेंगे हरक सिंह रावत के लिए? क्या दुख हो रहा है कि हाँ वो चले गए, हमारी पार्टी कांग्रेस जो है, कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे अब हरक सिंह रावत, कैसा महसूस कर रही है पार्टी? हरक सिंह रावत के लिए कहेंगे हरीश रावत, हरक सिंह रावत के लिए कहेंगे प्रीतम सिंह रावत। अब देखिए ना आगे क्या होगा। बहुगुणा जी ने कहा जो स्थिति 2017 में थी वही स्थिति जो की त्यों है। तो यानी कि 5 सालों से बर्दाश्त कर रहे थे आप लोग हरक सिंह रावत को? हमने बर्दाश्त नहीं किया। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता का, हर नेता का, मैंने पहले भी कहा, मर्यादा में हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है, लेकिन सीमाएं लांघने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, इसी अनुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। मीनाक्षी घड़ियाल जी, आपका रिएक्शन इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो कांग्रेस ने इम्पोर्टेंस दी है, क्या वाकई व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी है या व्यक्ति के पैसे को इम्पोर्टेंस दी है, ये देखने वाली चीज़ है। आज मुझे लगता है कि हमें उत्तराखंड की समस्या, उसके समाधानों पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन हम 1 महीने से इन दल बदलू नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज आप देख लीजिए, उत्तराखंड के अंदर रोजगार समस्या नहीं है, शिक्षा समस्या नहीं है, स्वास्थ्य समस्या नहीं है, महंगाई समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये राजनेता हैं। आज ये राजनेता जो कि इन दोनों राष्ट्रीय दलों की जो गंदगी से जो फूल खिले हुए हैं, वो है ये राजनेता, जिनके बारे में आज आप सोचिए 1 महीने से हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं इन राजनेताओं को डिस्कस करके। हरक सिंह जी जो कुछ कह नहीं सकते कि आज पार्टी के कार्यकर्ता जो हरक सिंह जी की आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं हरक सिंह जी के पीछे, कल अचानक से हरक सिंह जी तो कांग्रेस में चले गए, अब आप क्या किसके नारे लगाएंगे? मतलब आप जिंदाबाद जिंदाबाद आप हरक सिंह को आज तक कर रहे थे, आज हरक जी जो हैं वो बीजेपी कांग्रेस में चले गए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हरक सिंह जी को भी कंफ्यूजन होता होगा कि सुबह उठ के मैं क्या बोलूं, मैं बीजेपी में हूं या कांग्रेस में हूं, क्योंकि वो इतनी बार दल बदल चुके हैं। तो आज मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज हम हरक सिंह पे बात कर रहे हैं, कल हम किसी और नेता पे बात कर रहे होंगे। ये हर दल में हो गया है, ये जो खिचड़ी पक गई है ये हर दल में हो गई है। आज हमें बात करनी पड़ेगी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, कि हमें जो जितने भी युवा जो पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं, इन लोगों को एक बदलाव लाना पड़ेगा। पॉलिटिकल रिफॉर्म मतलब आप देखिए हर एक चीज में, मतलब आप देखिए एक कंपनी चलाने के लिए जब प्रोफेशनलिज्म होता है, तो एक राज्य को चलाने के लिए प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया? हर एक चीज में आप देखिए उम्र की सीमा होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज के लिए आपको मानसिक और फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में आप देखिए कि कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी किसी भी दल में जा रहा है। इसी प्रकार से एक जो परिवार तंत्र है उसको खत्म करना होगा। हमारे आप देखिए कि लोकतंत्र को इन्होंने परिवार तंत्र और राजतंत्र बना दिया। ये लोग लड़ रहे हैं आज अपने खानदान को टिकट देने के लिए कि पहले तो मैं सीट पे चिपका रहूं, और अगर मैं सीट पे नहीं हूं तो फिर मेरे परिवार का कोई सीट पे चिपका रहे। तो ये जो तीसरी चीज है वो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन में जरूरी है कि आप स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात कर लीजिए, कि अगर स्वास्थ्य मंत्री कोई बनता है तो वो उस फील्ड का जानकार होना चाहिए, उस फील्ड से पढ़ा हुआ एजुकेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपको गिफ्टेड डिग्री पे आप डॉक्टर बन गए और फिर आप पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने पे लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कौन बदलाव करेगा? इन बदलाव पे अब बात करनी होगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रही हूँ कि हमें जो आज उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति की खिचड़ी पक चुकी है, एक्चुअली इसको बदलने की जरूरत है। और इसको बदलने के लिए जनता को ही ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे इनका नुकसान होगा। और डेफिनेटली जिन चीजों से इनका नुकसान होगा, ये कभी भी उस चीज को जनता के सामने आने ही नहीं देते हैं। आज आप देखिए ना, मैं वही बात कर रही हूँ कि आज हमें समस्याओं पे बात करनी थी कि आज उत्तराखंड के अंदर कितनी समस्याएं, लेकिन हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं इन राजनेताओं को डिस्कस करके। कितनी बड़ी विडंबना है। अभी आप देखिए कितने करोड़ों खर्च हो जाएंगे इन इलेक्शंस में। अभी हमने सुना कि 80 करोड़ सिर्फ विज्ञापन पे खर्च किए धामी जी ने।
इसी प्रकार से इन इलेक्शंस में भी पैसा जो है पानी की तरह बहाया जाएगा। लेकिन वहीं अगर इन चीजों को किसी प्रॉपर चीज में यूटिलाइज होता, जहां से इनकम भी होती, तो आज हमारा कर्जा कम होता। ठीक है। तो इस तरह की मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की हमें आज बात करनी पड़ेगी और आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी ये बात करनी पड़ेगी और जो युवा नए राजनीति में आ रहे हैं उन लोगों को भी ये बात करनी पड़ेगी। बदलाव की बहुत आवश्यकता है। ठीक है जय सिंह रावत जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन चर्चा लगातार इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं कि आके हर कितना कांग्रेस में फर्क डालेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते इसी चर्चा के साथ। डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रीना झा बालियान। आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए, तब जाकर आपके हर सवाल पर जवाब मांगती। ऐसे में सरकार की जवाबदेही जरूर बनती है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर? रोज मेरा सामना सियासत और सियासी शख्सियतों से होता है। चुप रहिए कि आप लोगों की मंशा क्या है ना, वो नजर आ जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ती हूँ तो भी सियासत बेशुमार होती है। आंकड़े हैं हमारे पास, प्रूफ लेकर बैठते हैं हम। मैं रीना झा बालिया, HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है, तुझे अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिया? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों ये लोग मांग रहे हैं? इच्छा में जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधी हुई। पुल जो था आधा अधूरा है तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के AGM है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज नए समय पर आ रही हूं मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। इस मामले को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। HNN की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए? जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो HNN उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल मेरे साथ, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। रोजाना रास्ते की हर छोटी बड़ी खबरों पर मेरी नजर रहती है और मेरे मुद्दे इन्हीं रास्तों से उठते हैं। कई बार कुछ खबरें सोने नहीं देती, परेशान करती हैं। उनका ट्रॉली है और वो बच्चे को रस्सी खींचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर तथ्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। खबर का पीछा सब करते हैं लेकिन हर कोई उस तक पहुँच नहीं पाता। मैं सिर्फ आम लोगों के मुद्दे खास नहीं बनाती, बल्कि सरकार और उनके नुमाइंदों से भी सीधा सवाल करती हूँ। ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। मैं हिरम फातिमा, जुड़िए मेरे साथ HNN 24/7 पर, जुनून सच दिखाने का। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवालय उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर
तुंगनाथ पर्वत पर है और तुंगनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना ये मंदिर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर बना तुंगनाथ मंदिर स्वयं में कई कथाओं को अपने में समेटे हुए है। कथाओं के आधार पर ये माना जाता है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथों काफी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ तो इससे भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए। भगवान शिव को मनाने और प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के पंच केदार रूपों में से एक की पूजा की जाती है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित इस मंदिर को देखने के लिए प्रति वर्ष बड़ी संख्या में हजारों तीर्थ यात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी प्रसिद्ध है कि यहाँ शिव के हृदय और उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर की पूजा का दायित्व यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति को है। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ के आसपास के पहाड़ों पर काफी बर्फ जमा हो जाती है। अन्य 4 धामों की तुलना में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यहाँ अपनी मनोकामना पूरी होने की इच्छा की वजह से यहाँ आने वाले लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है। तुंगनाथ मंदिर के बारे में एक और मान्यता है जिसके अनुसार भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्होंने खुद को ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए यहाँ आकर तप किया। तभी से इस स्थान का नाम चंद्रशिला भी प्रसिद्ध हो गया। तुंगनाथ मंदिर लगभग केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीचों बीच स्थित है। ये क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक है। जनवरी फरवरी में बर्फ की चादर ओढ़े ये जगह बेहद खूबसूरत लगती है। जुलाई अगस्त में यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इस दौरान यहाँ मीलों तक हरियाली छाई रहती है। उत्तराखंड एट ग्लैंस। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रीना झाबालियान। आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए, तब जाकर आपके हर सवाल पर जवाब मांगती है। ऐसे में सरकार की जवाबदेही जरूर बदली। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर? रोज मेरा सामना सियासत और सियासी शख्सियतों से होता है। चुप रहिए क्योंकि आप लोगों की मंशा क्या है ना वो नजर आ जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ती हूँ तो भी सियासत बेशुमार होती है। आंकड़े हैं हमारे पास, प्रूफ लेकर बैठते हैं हम। मैं रीना झाबालिया, HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिए? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों के लोग मांग रहे हैं इच्छा मत? जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधी हुई। पुल जो था आधा अधूरा है तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के एजीएम है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज नए समय पर आ रही हूं मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। इस मामले को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। HNN की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हरक डालेंगे कांग्रेस में कितना फर्क, क्योंकि
तकरीबन वो 4-5 दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाए हुए, लेकिन कह सकते हैं कि ये व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि अब कांग्रेस ने दरवाजे खोल दिए और एक बार फिर से कांग्रेस के हो गए हैं हरक सिंह रावत। लेकिन ये कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं? ये वही हरक सिंह रावत है जिन्होंने 2016 में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया, लेकिन अब इसी से और हरक सिंह रावत से फायदा लेने की कोशिश कांग्रेस करती नजर आ रही है। यहाँ पर सभी मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं रुक करना चाहूंगी जय सिंह रावत जी, आपका क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि समय समय पर हम दल बदल को लेकर या ऐसे नेताओं को लेकर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अभी 4-5 दिनों से जो कुछ हुआ उसके बाद ये लग रहा था कि शायद असलियत समझ में आ गई हरक सिंह रावत की। हो सकता है कि कोई दरवाजा उनके लिए ना खोले, लेकिन कहते हैं कि सत्ता का मोह इतना ज्यादा होता है या लालच इतना ज्यादा होता है जबरदस्त कि कहीं ना कहीं दरवाजे खोलने के लिए कांग्रेस मजबूर हो गई। रीना, पहले तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं अमेंद्र भाई, उनको टिकट मिला है आप पार्टी का। हाँ। तो हम पहले शुभकामनाएं उनको देंगे। हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, छोटे भाई हैं। हम चाहते हैं युवा पीढ़ी, नए लोग चाहे किसी भी पार्टी में हो, आए, तरक्की करें। उनको हम लोग दुआएं तो हमारी भाई सूरज सिंह नेगी के लिए भी हैं। उनको भी काश टिकट मिल जाता रायपुर से, उधर से, तो चलो हम तो दुआएं दे सकते हैं। वोट देने का तो हम दूसरी इलाके में हैं, इसलिए ये बात है जी। सवाल अभी ये हो रहा है कि हरक सिंह का अभी, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात जो यूकेडी की प्रवक्ता ने बोली कि इस समय चुनाव का वक्त है और हमें उत्तराखंड के मुद्दों पर इस समय डिस्कस करना था, देखना था कौन पार्टी का क्या रुख है जी। किस पार्टी ने क्या किया, सरकार ने इन मुद्दों पर क्या किया। कई ज्वलंत मुद्दे थे, बजाय के हमें मजबूर होना पड़ रहा कि हरक सिंह का क्या होगा, दूसरी पार्टी का क्या होगा, सरिता आर्य का क्या होगा, कुछ बीजेपी वाले कांग्रेस में जाएंगे या दूसरी जगह जाएंगे, उनका क्या होगा, उन पर करना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी जी। तो इसलिए सरकार तो बदलती है, ये उत्तराखंड में बदलती है, एक बार एक पार्टी आती है, एक बार दूसरी पार्टी, तो सरकार बदलेगी या जो है इस समय बदले न बदले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सरकार बदली जाएगी, लेकिन बदल जाती है। लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक जो कल्चर है, जो राजनीतिक संस्कृति है, उसको बदले जाने की जरूरत है। और युवा पीढ़ी को, सबको, ये आप लोगों को, इन सबको जो पैनलिस्ट हैं, सभी को कोशिश करनी चाहिए, पूरी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए कि यहाँ आए। अब सवाल ये है कि हरक सिंह पर उंगलियां उठती रही हैं। अगर आपको याद होगा तो आपके चैनल पर जो राजखंड हमने बनाया था जी। तो उसमें पूरा जो एपिसोड है उसको कई हैं, हरक सिंह पर है और लोगों पर है जो 2016 में हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में भ्रष्टाचार या इसका तो कोई मोल ही नहीं है, आपका समझ में, तो इससे तो कोई वोट देता नहीं है। आप मानो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, बलात्कारी भी है, कोई है, उसको भी लोग वोट डाल देते हैं। और राजनीतिक दल क्या करते हैं, माना मैं कांग्रेस का हूं तो कांग्रेसी बलात्कारी है तो उसके नहीं, इससे कोई गुनाह नहीं किया। बीजेपी का है तो वो अपने बलात्कारी नेता को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो आज का ये कल्चर आ गया है। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हरक सिंह आएंगे तो हरक सिंह तो अछूत हो गए, क्योंकि वोट तो आम आदमी को इतना माहौल खराब कर दिया है कि इस तरह से हो रहा है। बहरहाल आपने जो सवाल रखा है कि इनके आने से क्या होगा जी, मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत बड़ा कांग्रेस को वो हो रहा है, उपलब्धि है हरक सिंह के आने से। लेकिन एक और चीज है, हरक सिंह बहाना ढूंढ रहे थे बीजेपी छोड़ने का, और आज से नहीं कई दिनों से छोड़ रहे थे। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मोदी जी ने किस तरह से उनको कर रहे थे कि भाई ठीक है, उनके कंधे पे हाथ रख के, जबकि वो किसी को नजर भी डालते हैं तो वो धन्य हो जाता है जी। वही अमित शाह भी थे, अमित शाह ने उनको अपने साथ खाना खिलाया, इसलिए खिलाया कि ये पाला ना बदल दें, क्योंकि उनको पाला बदलने की बहुत पहले से संभावना थी। सभी जानते थे ये जा रहे हैं। मैंने तो 2-3 आर्टिकल लिख भी डाले थे, वो छप गए थे कि ये जाने वाले हैं, आप आज जाएंगे कल जाएंगे, क्योंकि वो बहाना ढूंढ रहे थे। तो वो तो उन्होंने, कोई बात नहीं है, बीजेपी ने तब उनको निकाला जब उन्हें पक्का हो गया कि ये आदमी अब ठहरने वाला नहीं है। वही कांग्रेस ने किया, किशोर उपाध्याय के साथ भी किया, वही किया, तो वही चीज अप्लाई उसके साथ हुई है। तो असली जो चीज हुई है कि हरक सिंह जैसे लोग, नेता जो है, जो कई दशकों से चुनाव लड़ते रहे हैं, इनको राजनीतिक मौसम विज्ञानी कहते हैं, है ना। इन्हें हवा का रुख है। वो कांग्रेस में बार बार आने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी छोड़ने के लिए उतावले हो रहे थे। क्यों आ रहे थे?
इसका मतलब उन्हें कांग्रेस में ज्यादा संभावना नजर आती है। हाँ। तो वो जो इसका नैरेटिव जाएगा, जो मैसेज जाता है, इसका मतलब हरक सिंह को लगता है कि कांग्रेस की संभावना इस बार ज्यादा है। अब पता नहीं उनका असेसमेंट सही है या गलत है, वो अलग है, लेकिन आम धारणा ये भी हो सकती है कि हरक सिंह जैसे आदमी, आर्य जैसे लोग, इतने पुराने लोगों को एक पार्टी को छोड़ रहे हैं और चुनाव से पहले ही दूसरी दल में जा रहे हैं। इसका मतलब जो जहाज उन्होंने छोड़ा है, उसका मतलब उसका डूबने की संभावना है या उसकी संभावना कम है। तो ये बेनिफिट उनको मिलता है जो कांग्रेस का नैरेटिव मिलेगा। जय सिंह रावत जी, ये तो बात हो गई हरक सिंह रावत की, लेकिन कांग्रेस जहां पर इतना विरोध हो रहा था, यहां तक कि हमने कल तक भी देखा मनोज रावत सीधे तौर पर क्या कहते नजर आए, आज हमारे साथ फोन पर बात करते हुए भी वो क्या कहते हुए नजर आए, और ऐसे में सामूहिक इस्तीफे की बात भी सामने आई थी। हरीश रावत कहते हैं कि पापियों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर क्या सोच विचार करके दरवाजा खोला गया होगा, क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? हाँ, तो आपको ये भी जानना होगा कि हरक सिंह आज से महीनों से वो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में जाने की। हाँ। आज की नहीं कर रहे हैं, और जब वहां से छोड़ ही गए तो अब तो मजबूरी थी, कांग्रेस में ही जाना है, चाहे आप टिकट दो या न दो, अब वाली स्थिति है। वो आज तो गए या अचानक उनका ये नहीं है, कार्यक्रम नहीं था, बहुत पहले से था, और वो स्वाभाविक है। जो लोग नाराज, कई लोग हैं, अभी हमारे वहीं पर सूरज सिंह नेगी हैं, ये वफादार हैं अपनी पार्टी के लिए, 5 साल से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपके चैनल पर हम लोग हमेशा डिबेट में होते हैं जी। कल उनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन अब कोई दूसरा बाहर वाला टपक पड़ेगा तो पार्टियां उसको टिकट देती हैं। आपने वही देखो रितु खंडूड़ी के साथ क्या हुआ, 5 सालों से वो चुनाव वो करती नहीं, अल्टीमेटली दूसरा दल बदलूगी, एक रेणु बिष्ट बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती नहीं, उनको टिकट मिल गया। कई लोग हैं न, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी वही स्थिति है। वो विरोध जो अब कांग्रेस का विरोध तो अब शुरू होगा, कल से शुरू होगा, सुबह से शुरू होगा, लेकिन बीजेपी में शुरू हो गया, जहां तहां विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या मजबूरी थी? कांग्रेस क्यों इतनी ज्यादा लास्ट मोमेंट में लगता है कि हाँ आप दरवाजे चलिए खोल देते हैं, ऐसा क्यों लगा कांग्रेस को? रीना, कांग्रेस के लिए कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस के लिए मजबूरी होती है तो उसी दिन उनके लिए दरवाजा खोल देते। कांग्रेस के लिए मजबूरी होती है तो शुरू से लेके उनका दरवाजा कई महीने पहले शुरू कर दिया। 2 बार मोदी जी आए हैं, दोनों बार हाँ हरक सिंह ठीक है, और वो किसी मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ नहीं रखते हैं। मोदी जैसा इतना बड़ा नेता हरक सिंह के कंधे पर, अमित शाह जैसा नेता अपने साथ खाना खिलाए, इसका मतलब तब से था कि कांग्रेस में जाना चाह रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हरक सिंह के लिए लालयित नहीं थी, कांग्रेस को हरक सिंह पर दया आई और हरक सिंह को ले लिया उन्होंने। अच्छा, क्योंकि हरक सिंह को आप सुन लीजिए, हरक सिंह को आप कम मत समझिए। जो व्यक्ति मैं जब से जानता हूँ, अब तो पहले लहसुन से लड़ा, 2 बार लहसुन से लड़ा, पौड़ी से लड़ा, रुद्रप्रयाग से लड़ा, आपके कोटद्वार से लड़ा, हर जगह से चुनाव जीत जाता जो आदमी। जिस आदमी के अपना जो संगठन है यूथ में, दूसरा है उनका। मैंने कहा ना कि आज वोट कौन देता नेताओं? अरे हम तो देते हैं ना, हम क्या उसको देखते हैं? क्या कहते हैं, उसके कामों को देखते हैं? नहीं देखते हैं। हम उसके चरित्र को देखते हैं? नहीं देखते हैं। कई है ना, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कई लोग हैं जिन पर दुराचार के आरोप हैं, पार्टियां उनको छिपाती हैं, उनको बचाती हैं। तो ये कहना कि साहब हरक सिंह ही महापापी है, तो आज तो खुद हरक सिंह ने एक बार कहा था ये ऐसा हमाम है जहां सब एक जैसे निर्वस्त्र हैं। तो वो राजनीति, वो स्थिति है। तो अब उसको कौन जिम्मेदार है? हम लोग तो हैं, हम वोट देते हैं, कभी किसी को वोट देते हैं, कभी किसी को वोट देते हैं, हम जात के नाम पर वोट डालते हैं, हम धर्म के नाम पर वोट डालते हैं। आजकल आप समझ रहे होंगे कि उत्तराखंड के मुद्दे कोई नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा ये कहाँ गया, लोकायुक्त कहाँ गया, भूमि कानून क्या हो गया, दूसरा प्लाइन पर और क्या हो रहा है, 50 इश्यू है, उसको कौन पूछ रहा है? वो पूछ रहे हैं मुसलमान के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, ठाकुर के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ, ये सारी चीजें सब चल रही हैं, पहाड़ के खिलाफ, मैदान के खिलाफ। तो मैं परसों एक दिन किशोर उपाध्याय का एक बयान पढ़ रहा था, वो तो गढ़वाल को मांग करने लगे। तो शर्म आती है ऐसे नेताओं के, खराब कर रहे हैं सारे नेता लोग हैं। वो स्थिति है। बहरहाल जो है, अब देखते हैं हरक सिंह का क्या फर्क डालते हैं बीजेपी कांग्रेस पर। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज सिंह नेगी जी,
क्योंकि जैसा कि विश्लेषण यहाँ पर किया जय सिंह रावत जी ने कहा कि आप लोग यहाँ पर बेबस नहीं हुए, यानी कि यहाँ पर मजबूरी नहीं थी, लेकिन एक दया की भावना आप लोगों ने दिखाई हरक सिंह रावत के प्रति कि चलिए दरवाजा खोल देते हैं। जब वो इतने ज्यादा ललायित है हमारी पार्टी में आने के लिए, तो दया की भावना दिखाना ही ठीक रहेगा। देखिए रीना जी, जिस प्रकार से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो 2016 के आरोपी हैं, दोषी हैं, आखिर उन्होंने किसकी सह पर ये काम किया? तो जो सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं 2016 के, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। एक तरफ हरक सिंह जी अगर उसके लिए दोषी हैं, तो उस षड्यंत्र के जो सूत्रधार हैं, जो सबसे बड़े षड्यंत्रकर्ता हैं, वो भी उसके लिए दोषी हैं। और जहाँ तक रही बात के अनुशासन उन्होंने पार्टी में किया, तो वो तो कहते हैं कि भाई हमने तो टिकट मांगा था, क्या अनुशासनहीनता की? अगर आपको टिकट नहीं देना था तो मत देते टिकट तो बाद की बात थी, आपने पहले ही उनको निष्कासित कर दिया। वो कह रहे हैं मैं अमित शाह जी से, प्रहलाद जोशी जी से दिल्ली में बात करने जा रहा था, आपने रास्ते से, मैं जैसे दिल्ली पहुंचा तब तक आपने मेरे को निष्कासित कर दिया। तो इस प्रकार की जल्दबाजी क्या थी? ये तो हो चुका। लेकिन नेगी जी, अब सवाल ये है कि आप अपनी पार्टी में कैसे तालमेल बिठाएंगे, कैसे कांग्रेस जो है एडजस्ट करेगी? हरक सिंह रावत का विरोध पूरे तरीके से हो रहा है, अभी तो कुछ भी आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन लिस्ट जब जैसी जारी हो जाएगी आप लोग की, उसके बाद और भी ज्यादा विरोधी सुर जो है वो अख्तियार हो जाएंगे। कैसे कंट्रोल करेगी पार्टी? देखिए रीना जी, मैंने पहले भी कहा कि भारत 2014 के बाद दल बदल को जिस प्रकार से प्रोत्साहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो बहुत ही दुखद है। वो लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। अब आप देखिए, पुरोला में दुर्गेश लाल जी कांग्रेस में आते हैं, उसके बाद तुरंत से भाजपा में चले जाते हैं, 2 घंटे बाद उनको टिकट दे दिया जाता है। महिला कांग्रेस की हमारी प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य जी जाती हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। तो आप इनके साथ भी तो दिक्कत है ना कि जिन लोगों को, लेकिन ये इनका नाम जुड़ा है 2016 के इंसिडेंट से। 2016 में सरकार को गिराने का काम किसने किया? लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसने किया? लोकतंत्र के हत्यारे किसे नाम दिया गया? नहीं हमारा, लेकिन उन्हें अब आप सजाकर अपनी पार्टी के अंदर रख रहे हैं, कैसे मैनेज होगा? मैंने पहले कहा ना कि, और कल तक आप लोग ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे नहीं कर्मकार बोर्ड को लेकर। हम कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में उनको बाहर करती तब कोई बात होती। अब इन्होंने जो आप 2016 की बात कर रहे हैं, वो 2016 के दोषी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। परंतु जो उसके बड़े सूत्रधार थे, तो एक सुर में आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि लोकतंत्र के हत्यारे या फिर जिसने पाप किया 2016 में, उसे हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल भी अलाउ ना किया जाए? जो 2016 के इस पाप में भागीदार थे, उनको इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बहुत विरोध के बावजूद आज उनको टिकट दे दिया गया। कहीं जो अनुशासनहीनता में दोषी पाए गए, उनकी पत्नियों को टिकट दे दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो सब लोगों को जो है समेट रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि केवल वही दोषी थे, और भी कई लोग थे, और जो सबसे बड़े इसके सूत्रधार थे। नहीं, जब यशपाल आए थे तब तो आपने कहा था कि नहीं, ये उन 9 लोगों में नहीं थे। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं थे। ठीक है, निश्चित तौर पर नहीं थे। लेकिन जब उन लोगों में सम्मिलित जो लोग थे वो भी तो आ गए ना, फिर उस पर कैसे सहमति बन रही है आपकी? अब हमने कहा ना कि जिस प्रकार हरीश रावत ने माफ कर दिया क्या? क्योंकि देखिए हरीश रावत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, उनके ट्वीट्स बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन मैंने अभी उनका ट्विटर खंगाला तो उस पर मुझे इससे रिलेटेड कोई भी ट्वीट फिलहाल अभी तक तो नजर नहीं आया है। निश्चित तौर पर जो फैसला हुआ है, हमारे हाईकमान ने जो फैसला किया है, निश्चित तौर पर हरीश रावत जी की भी उसमें सहमति है और सारे नेताओं की हमारी सहमति है, इसीलिए जो है उनको पार्टी में लिया गया। अच्छा, सुशील त्यागी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ सुशील त्यागी जी, बीजेपी को क्या लग रहा है इसके बाद? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वो सीट मांग रहे थे, अपनी पसंदीदा सीटें वो सामने रख रहे थे। अब क्या लग रहा है कि कहां से अगर चुनाव लड़ाया जाता है हरक सिंह रावत को, तो वो चैलेंजिंग हो सकता है बीजेपी के लिए, या फिर आप लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? ये चिंता कांग्रेस की है
कि वो हरक सिंह को चुनाव लड़ाते हैं, उनकी पुत्रवधू को चुनाव लड़ाते हैं, या उनके किसी और अन्य रिश्तेदार को चुनाव लड़ाते हैं। ये कांग्रेस की समस्या है, ये बीजेपी की समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 59 प्रत्याशियों को जनता के बीच भेज दिया है। 11 प्रत्याशी हमारे कल हम डिक्लेयर करेंगे और हम अपने 5 वर्षों के डबल इंजन की जो सरकार थी मोदी जी के नेतृत्व में, भानी जी के नेतृत्व में, हम उन विकास के कामों को लेकर उत्तराखंड के भाई और बहनों के पास जा रहे हैं। अभी यहाँ नेगी जी कह रहे थे कि 2016 के दोषी तो वो हैं, आपने दोष माफ कर दिया हरक सिंह जी का। हरीश रावत जी 5 दिन लगाते हैं हरक सिंह जी को बाहर गेट पर खड़ा करके, घुसने नहीं देते। तो अब मैं नेगी जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये हरीश रावत की हार है या प्रीतम सिंह की जीत है? इन 5 दिनों में बताइए आप। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और जिन्होंने उनको जो है 2016 में सर आंखों पे बिठाया था, आज बाहर का रास्ता दिखाने को मजबूर हुए हैं। और ये न हमारी नेगी जी, हमारी विचारधारा को जो आत्मसात करता है वह कोई भी कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से हम उसको सर आंखों पर बैठाते हैं, लेकिन हमारे अनुशासन की सीमाओं को लांघने वाला कोई छोटा नेता हो या कितना ही बड़ा नेता हो, उसको ठीक है। चलिए वक्त इशारा कर रहा है, जल्दी से मुझे फाइनल कमेंट लेना होगा। अमेंद्र जी जल्दी से शॉर्ट पे फाइनल कमेंट दे दीजिए। तो जो राजनीति बदल गई है दल बदल को लेकर के, ये दोनों ही दल दोषी है, क्योंकि लगातार जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, और जिनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता उनको का क्या हुआ? रविंद्र जुगरान जी का, अमरेंद्र जी नहीं, रविंद्र जुगरान जी का जो हुआ वो आपकी पार्टी तय करेगी, वो आपकी पार्टी के नेता है। नहीं, वो आपके यहाँ से क्यों भाग कर आए? देखिए आम आदमी पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, और जो धरातल पर काम करते हैं आम आदमी पार्टी उनको नोटिस करता है, और ये कार्यकर्ता जो आपके सामने बैठा है ये उसका एक उदाहरण है। वक्त इशारा कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और इसी के साथ नेताओं के बोल भी बदल जाते हैं, प्रवक्ताओं के बोल भी बदल जाते हैं। बहरहाल अब सबकी नजर इस पर है कि कांग्रेस की लिस्ट जारी कब होती है और किस किस को जगह मिलती है वहां पर, और हरक सिंह रावत को कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाता है। नमस्कार। डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रीना झाबालियान। आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए, तब जाकर आपके हर सवाल पर जवाब मांगती। सरकार की जवाबदेही जरूर बदली। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर? रोज मेरा सामना सियासत और सियासी शख्सियतों से होता है। चुप रहिए कि आप लोगों की मंशा क्या है ना वो नजर आ जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ती हूँ तो भी सियासत बेशुमार होती है। आंकड़े हैं हमारे पास, प्रूफ लेकर बैठते हैं हम। मैं रीना झाबालियान, HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर, और मैं हूँ आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिया? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों ये लोग मांग रहे हैं इच्छा मत? जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधी हुई। पुल जो था आधा अधूरा है, तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के AGM है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज नए समय पर।
आ रही हूँ मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। इस मामले को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। HNN की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए। जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो HNN उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल मेरे साथ, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। रोजाना रास्ते की हर छोटी बड़ी खबरों पर मेरी नजर रहती है और मेरे मुद्दे इन्हीं रास्तों से उठते हैं। कई बार कुछ खबरें सोने नहीं देती, परेशान करती हैं। ट्रॉली है और वो बच्चे को रस्सी खींचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर तथ्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। खबर का पीछा सब करते हैं लेकिन हर कोई उस तक पहुँच नहीं पाता। मैं सिर्फ आम लोगों के मुद्दे खास नहीं बनाती, बल्कि सरकार और उनके नुमाइंदों से भी सीधा सवाल करती हूँ। ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। मैं रम फातिमा, जुड़िए मेरे साथ HNN 24/7 पर, जुनून सच दिखाने का। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवालय उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर तुंगनाथ पर्वत पर है और तुंगनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना ये मंदिर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर बना तुंगनाथ मंदिर स्वयं में कई कथाओं को अपने में समेटे हुए है। कथाओं के आधार पर ये माना जाता है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथों काफी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ तो इससे भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए। भगवान शिव को मनाने और प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के पंच केदार रूपों में से एक की पूजा की जाती है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित इस मंदिर को देखने के लिए प्रति वर्ष बड़ी संख्या में हजारों तीर्थ यात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी प्रसिद्ध है कि यहाँ शिव के हृदय और उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर की पूजा का दायित्व यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति को है। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ के आसपास के पहाड़ों पर काफी बर्फ जमा हो जाती है। अन्य 4 धामों की तुलना में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यहाँ अपनी मनोकामना पूरी होने की इच्छा की वजह से यहाँ आने वाले लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है। तुंगनाथ मंदिर के बारे में एक और मान्यता है जिसके अनुसार भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्होंने खुद को ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए यहाँ आकर तप किया। तभी से इस स्थान का नाम चंद्रशिला भी प्रसिद्ध हो गया। तुंगनाथ मंदिर लगभग केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीचों बीच स्थित है। ये क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक है। जनवरी फरवरी में बर्फ की चादर ओढ़े ये जगह बेहद खूबसूरत लगती है। जुलाई अगस्त में यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इस दौरान यहाँ मीलों तक हरियाली छाई रहती है। उत्तराखंड एट ग्लैंस।
आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए, तब जाकर आपके हर सवाल पर जवाब मांगती। ऐसे में सरकार की जवाबदेही जरूर बनती है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर? रोज मेरा सामना सियासत और सियासी शख्सियतों से होता है। चुप रहिए, क्योंकि आप लोगों की मंशा क्या है ना, वो नजर आ जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ती हूँ तो भी सियासत बेशुमार होती है। आंकड़े हैं हमारे पास, प्रूफ लेकर बैठते हैं हम। मैं रीना झा बालिया, HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिया? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों ये लोग मांग रहे थे? जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधी हुई। पुल जो था आधा अधूरा है तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के AGM है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज नए समय पर आ रही हूं मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। सुंदरता के बीच बनाए मन। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रियंका और राहुल गांधी ने जारी किया यूथ मैनिफेस्टो। राहुल गांधी ने बीजेपी की नीतियों को बताया गलत, प्रियंका ने इशारों में खुद को बताया मुख्यमंत्री का चेहरा। विधानसभा चुनाव के लिए आज से प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू। सभी जिलों में प्रशासन ने की नामांकन की तैयारियां पूरी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में सुनाई दे रहे बगावत के सुर। थराली में वर्तमान विधायक समेत कई दावेदारों ने जाहिर की नाराजगी। थराली से बीजेपी ने भोपाल राम टमटा को दिया है टिकट। नमस्कार, 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हुई रम फातिमा। पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस पर प्रियंका ने उल्टा सवाल दाग दिया कि आप कोई और चेहरा देख रहे हैं। प्रियंका का जवाब अपने आप में इशारा है कि पार्टी का सीएम चेहरा वही होंगी। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। दोनों ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भर्ती विधान का अनावरण किया है। प्रियंका ने कहा कि युवाओं से बात करके ये भर्ती विधान